हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। वसा के बारे में बात की थी, प्रोटीन के बारे में बात की थी और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी। फिर इनके कुछ टेस्ट भी किए हमने। देखो, मंड का टेस्ट हमने कर लिया है। यहाँ से देखो, ये मंड का टेस्ट है। उसमें मैंने बता दिया था कल कि उसमें आयोडीन वगैरह का विलेन वगैरह डालते हैं और फिर देखते हैं जो भी इनका परीक्षण था, नीला रंग आ जाता है और उससे नीला या काला रंग हो जाता है। उसके अगर नीला या काला रंग होता है तो उसमें मंड की उपस्थिति है। ये बता दिया। आगे प्रोटीन का टेस्ट कर लिया था, यहाँ पे सारा पढ़ा दिया मैंने पिछले वीडियो में। वसा का टेस्ट भी पढ़ा दिया है। वसा का टेस्ट बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं था। बस वसा को एक कागज़ में लेना है आपको, जो भी पदार्थ है उसमें वसा का टेस्ट करना है, उसको एक कागज़ में लेना है, उसको थोड़ा सा पीटना है, थोड़ा सा हल्का सा पीटना है ताकि कागज़ फटे ना। उतना नहीं पीटना है, बस थोड़ा सा पीटना है। और अगर उसमें धब्बा रह जाता है तो वसा है, तेल जैसा धब्बा प्राप्त होता है आपको। और जब प्रकाश वहाँ से निकलता है तो धुंधला प्रकाश निकलता है, तो इसका मतलब उसमें वसा है। और नहीं निकलता है तो वसा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे जो अपन यहाँ से पढ़ेंगे आज, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा में मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा ली जाए तो हमें वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लो कि हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में से किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, तो किससे प्राप्त होगी? वसा से प्राप्त होगी। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट लाइन है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा लेने पर किससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, तो वसा से ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी। चलो आगे देखते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट, देखो यहाँ पे आ जाओ। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो जो भी भोजन होता है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट का जो युक्त भोजन होता है उसको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, क्योंकि वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कुछ स्रोत दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शकरकंद, आलू। ये जो नेम जितने भी दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, कभी पेपर में आ सकता है कि इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे कि शकरकंद दे दिया। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? अब मान लो कि ऑप्शन में शकरकंद दे दिया और 3 अदर ऑप्शन दे दिए, तो हमें पता होना चाहिए कि शकरकंद से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, गन्ना से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, पपीता से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तरबूज से होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आम से होता है, मक्का से होता है, बाजरा से होता है, चावल से होता है और गेहूं से होता है। जितने भी अनाज, लगभग सारे अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, बाजरा वगैरह से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, मक्का वगैरह। और कुछ फल दिए हुए यहाँ पे, पपीता, तरबूज, आम, और ये फल हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। गन्ना है, गन्ने से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आलू है, शकरकंद है, उनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। देखो आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है वसा के कुछ स्रोत दिए हुए हैं। पादप और जंतु दोनों स्रोत दिए हुए हैं अपने को, कि दोनों स्रोतों में से कौन से स्रोत से वसा प्राप्त होती है। ये पादप ऊपर वाले देखो, मूंगफली से हमें वसा प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूरजमुखी का तेल है। जितने भी तेलीय पदार्थ है उनसे तो वसा प्राप्त होती है, तो याद ही कर लेना कि जितने भी तेल हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। तो तेलीय पदार्थ जो भी है उनसे हमें वसा प्राप्त होती है। आगे देखो यहाँ पे गिरी लिखा हुआ है, गिरी से वसा प्राप्त होती है, तिल से वसा प्राप्त होती है। और सोयाबीन का तेल है, यहाँ पे नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। तो तेलों से तो वसा प्राप्त होती है, क्योंकि तेली जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है? चिकनाहट होती है, और जिनमें चिकनाहट होती है वो क्या होते हैं? वसा युक्त होते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ से जंतु स्रोत हमें लिखे हुए हैं। घी है, घी से वसा प्राप्त होती है। घी जंतुओं से मिलता है, क्योंकि जो दूध होता है, घी जो होता है वहाँ से दूध होता है, दूध को मथा जाता है, फिर वहाँ से मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन से घी वगैरह बनाया जाता है। तो इसकी एक प्रोसेस होती है। तो घी हमें जानवरों से प्राप्त होता है, वहीं दूध हमें जानवरों से प्राप्त होता है, मक्खन भी जानवरों से प्राप्त होता है, क्रीम दूध से प्राप्त होती है, वो भी जानवरों से प्राप्त होती है। मछली में भी वसा होती है, मांस जो होता है उसमें वसा होती है, और अंडे में भी वसा होती है। अंडे में प्रोटीन भी होता है और वसा दोनों होती है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो है जंतु वाले, और ऊपर जो दिए हुए थे वो पादप वाले हैं। तो ये नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑप्शन में पूछ सकता है कि किससे वसा प्राप्त होती है और किससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है।
चलो आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, प्रोटीन वाले स्रोत दिए हुए हैं, पादप और जंतु के प्रोटीन स्रोत दिए हुए हैं। जितनी भी दालें हैं उनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, और जितने भी अनाज है उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, और जो चिकने पदार्थ तेलीय पदार्थ होते हैं उनसे हमें वसा प्राप्त होती है। तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो चना है, मूंग है, तुअर है और राजमा है, ये सब दालें होती है और दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। मटर है यहाँ पे और सोयाबीन दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब ये यहाँ पे जंतु स्रोत दिए हुए हैं। जंतु स्रोत में मांस है, मछली है, पनीर है और दूध है, अंडे हैं। अंडों अंडों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और अंडों से हमें वसा भी प्राप्त होती है। वहीं दूध है, दूध भी हमें प्रोटीन और वसा दोनों प्रोवाइड करवाता है। मांस है, मांस में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मांस में सभी होते हैं लगभग, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, विटामिन भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। चलो मछली है, मछली से भी हमें वसा और प्रोटीन प्राप्त होता है। पनीर है, पनीर से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से देखो, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमें किसके लिए होती है? शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। और कार्बोहाइड्रेट वसा जो होता है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। वहां पे देखो कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त प्राप्त भोजन को क्या बोलते थे? देखो यहाँ पे एक लाइन आई थी, ये देखो, ऊर्जा देने वाला भोजन बोलते हैं। जहाँ पे वसा और कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन बोलते हैं। और जो प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीन से युक्त जो मिलता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी कि शरीर की वृद्धि करने वाला भोजन कहते हैं। चलो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट और वसा से युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, और प्रोटीन से युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। वहीं जो वसा और कार्बोहाइड्रेट होती है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करवाती है। चलो विटामिन देखते हैं। विटामिन बहुत वेरियस टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, और कुछ कंपाउंड होते हैं जो समूह होते हैं उन्हें बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो विटामिन की एक बात और है, विटामिन जो होते हैं हमारे अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती विटामिन की, थोड़ी सी मात्रा ही हमारे लिए इनफ होती है, तो थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। चलो देखो यहाँ से देखो, विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमें ताकत प्रोवाइड करवाते हैं। और विटामिन जो होते हैं हमारे आँख के लिए आवश्यक होते हैं, अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं, दांत के लिए आवश्यक होते हैं और मसूड़ों के लिए आवश्यक होते हैं। देखो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और वेरियस टाइप के विटामिन होते हैं। और कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं विटामिन के जिन्हें बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ से देखो, ये याद रखना बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। विटामिनों, यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब विटामिनों को अगर विटामिन मिलके एक समूह बनाते हैं तो उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि विटामिनों की हमारे ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम या अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि भर भर के आप विटामिन ले रहे हो, थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है, वही इनफ होती है हमारी बॉडी के लिए। चलो ये कुछ डायग्राम देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं विटामिन ए किस किस से प्राप्त होता है। तो विटामिन ए देखो दूध से प्राप्त होता है, मछली के तेल से प्राप्त होता है, गाजर से प्राप्त होता है, पपीते से प्राप्त होता है। यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो हमें विटामिन बी के स्रोत दिए हुए हैं। यहाँ पे चावल दिया हुआ है और यकृत दी हुई। यकृत जो होती है वो हमें विटामिन बी का एक मुख्य स्रोत होता है, यकृत। तो ये आगे देखो, यहाँ पे दिया हुआ संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च और नींबू, जितने भी थोड़े खट्टे होते हैं ना पदार्थ, उनसे विटामिन सी मिलता है। तो जितनी भी खट्टी सब्जियां होती है उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। लगभग लगभग थोड़ी बहुत खट्टी सब्जियां होती है, जैसे टमाटर हुआ, नींबू या आंवला हुआ, ये भी खट्टी होती है। और संतरा, अमरूद और मिर्च, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। चलो यहाँ पे देखो डी विटामिन डी की बात की गई है। विटामिन डी के देखो कुछ स्रोत दिए हुए हैं। यहाँ पे दूध है, मक्खन है, मछली है, अंडे हैं और यकृत है। तो ये स्रोत हो गए।
विटामिन डी के। तो विटामिन बी के बारे में पढ़ लिया, विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया और विटामिन सी के बारे में और डी के बारे में पढ़ लिया। विटामिन डी होता है, उसका एक और स्रोत होता है, वो होता है हमारा जो सूर्य होता है, सूर्य की जितनी भी किरणें होती है वो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करवाती है। तो ये याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाए क्वेश्चन तो ध्यान रखना। देखो विटामिन ए, यहाँ से देखो विटामिन ए हमारी त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। ये लाइनें सारी जितनी भी यहाँ से देखो, यहाँ से कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से लेकर और ये आगे तक जितना मैं पढ़ रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंख को स्वस्थ रखता है। आगे देखो विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगी विटामिन ए हमारे शरीर के कौन से भाग को स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए हमारे शरीर के त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। वही विटामिन सी की बात की जाए, विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारी अस्थियां और दांतों के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, उस कैल्शियम का उपयोग करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है हमें। तो विटामिन डी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर की अस्थियों और दांतों के लिए। वही विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए उपयोगी होता है। वही विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी हमें वेरियस टाइप के जो रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए मदद करता है। चलो आगे देखते हैं यहाँ से, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। 2.6 से 2.9 के सारे चित्र मैंने बता दिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के बारे में, तो वो पढ़ लिया अपन ने। आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे कुछ स्रोत दिए हुए हैं। ये जो है ये स्रोत हैं खनिज लवणों के। देखो खनिज लवण जो होते हैं उनमें आते हैं हमारे बहुत सारे खनिज लवण आते हैं, लाइक फास्फोरस हुआ, आयोडीन हुआ, और यहाँ पे लोहा दिया हुआ है और कैल्शियम दिया हुआ है। 4 दिए हुए हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, पर 4 पे बात करते हैं, 4 दिए हुए हैं। तो देखो आयोडीन हमें किस किस से मिलता है, जो मोस्टली हमें आयोडीन मिलता है वो मिलता है नमक से। हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा की पूर्ति करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि जितना भी नमक होते हैं उसमें आयोडीन की थोड़ी थोड़ी मात्रा हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आयोडीन की कमी ना हो और आयोडीन से की कमी से होने वाले रोगों से बचा जा सके। तो हमारे जो साल्ट होता है नमक में, जो मुख्य स्रोत होता है हमारा आयोडीन किससे मिलता है, नमक से मिलता है। तो जैसे भी हमारे पास जो भी नमक आता है उसमें थोड़ी सी आयोडीन की मात्रा ऐड कर दी जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में जितनी भी आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता हो वो हमें मात्रा मिलती रहे और रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती रहे। तो इसलिए आयोडीन का मुख्य स्रोत है नमक। फिर आगे देखो, आगे स्रोत जो है वो मछली है। यहाँ पे हरी सब्जियाँ दी हुई है और यहाँ पे अदरक दी हुई है और ये कुछ चीज़ें और दी हुई है, तो देख लेना इनको। बाकी के मुख्य स्रोत होते हैं आयोडीन के। आगे देखो फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस हमें मिलता है दूध से, केले से और गेहूं से, चावल से और मिर्च से। तो ये फास्फोरस मिलता है हमें। मोस्टली हमें जो दूध होता है, दूध हमें पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलते हैं, और दूध से तो मतलब सारी चीज़ें मिलती है। विटामिन B12 का मुख्य स्रोत होता है दूध, और दूध से जितनी भी चीज़ें होती है सारी मिल्क में होती है। तो मिल्क पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। आगे देखो लोहा जो होता है वो पालक से मिलता है हमें, जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे मिलता है। एक एक यहाँ पे एप्पल दी हुई एप्पल से मिलता है, और यहाँ पे ये यकृत है, ये है ना, ये यकृत है। मांस का कुछ अलग बना रखा था इन्होंने, यकृत है। तो यकृत से हमें लोहे के मुख्य स्रोत होते हैं। चलो आगे देखते हैं। दूध और अंडा जो होता है, मैंने कहा था दूध तो सब में आता है, जितने भी हमारे पास बॉडी के लिए जितने भी हमें तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की, उनमें दूध तो आएगा मोस्टली। तो दूध और अंडे से हमें कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मोस्टली हमारी जो हड्डियाँ होती है और हमारे जो दांत होते हैं उनके लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए जब कभी फ्रैक्चर हो जाता है ना किसी के, तो हमें दूध पीने के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि दूध जो होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूध में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। तो हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में, जैसे विटामिन की थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, वैसे जो हमारे खनिज लवण होते हैं उनकी भी थोड़ी सी मात्रा
आवश्यक होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना, अगर शरीर में अच्छा विकास हो, उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हमें प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर में हर एक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की, लोहे की और आयोडीन की, कैल्शियम की, इन सब की आवश्यकता होती है। चलो यहाँ से देखो, विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया। तो 2.10 में हमने पढ़ लिया ये कुछ स्रोत। आगे देखते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो हमारे पास खाद्य सामग्री होती है ना, उसमें एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो पोषक तत्व है उसमें उसमें से किसी एक पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी एक की मात्रा कम हो सकती है। तो ये जैसे मैंने दूध की बात की थी अभी, दूध एक बेस्ट एग्जांपल है। दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कभी हो सकता है कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो और विटामिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग वसा भी पाई जाती है, वसा की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा है। तो किसी एक पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है और किसी एक पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। और वैसे भी हमें कमी चाहिए, विटामिन की मात्रा अल्प मात्रा चाहिए होती है बॉडी के लिए, और मिनरल्स जो होते हैं यानी कि खनिज लवण होते हैं उनकी मात्रा कम चाहिए होती है। तो ज़्यादा वो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। हाँ यहाँ से देखो, उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। देखो अब चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, बाकी जो अदर जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है। तो खनिज लवण थोड़े कम पाए जाते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है चावलों में। तो ऐसा है। अब यहाँ से देखो, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। सही है, बिल्कुल सही बात है। कार्बोहाइड्रेट में जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको चावल को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है लाइन। आगे देखो, चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ये भी सही है, आहारी रेशों और जल की आवश्यकता होती है। वाटर तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 4 से 5 लीटर के बीच में, 4 से लेकर 6 लीटर के बीच में डेली आपको कम से कम वाटर की आवश्यकता होती है। तो आपकी आवश्यकता अनुसार है, पर कम से कम 4 लीटर पानी तो जरूरी होता है बॉडी के लिए। चलो आगे देखते हैं। आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आहारी रेशों को किस किस नाम से जाना जाता है, वृक्षांश के नाम से जाना जाता है। कभी पूछ ले आपको कि आहारी रेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो वृक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी डायग्राम है कि कौन कौन से जो हमारे खाद्य सामग्री उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके नाम याद कर लेना डायग्राम से। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप पदार्थों से होती है। देखो वृक्षांश जो होते हैं उनकी पूर्ति जो होती है पादप पदार्थों से होती है। वृक्षांश वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। देखो वृक्षांश के मुख्य स्रोत दिए हुए हैं। एक तो साबुत खाद्यान्न दिए हुए हैं, दाल दी हुई है। दालें जो होती है, दालें तो आपको खानी चाहिए। दालें में तो प्रोटीन भी पाया जाता है, नुकसान से पाया जाता है, और वेरियस टाइप की और भी चीज़ें पाई जाती है। और आलू है, ताजे फल हैं। फल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हरी सब्जियां वगैरह हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मोस्टली हमारी बॉडी के लिए कम से कम एक तो दूध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अन्न की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, दूसरी दालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आलू जो होता है, एक चीज़ याद रखना, आलू जो होता है ना, उसमें हमारी बॉडी के लिए जितने भी हमें पोषक तत्व चाहिए ना, सारे पाए जाते हैं आलू में। ये ध्यान रखना। इसलिए कभी आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कभी जो सैटेलाइट में जाते हैं लोग, बाहर जाते हैं, मतलब अंतरिक्ष में जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनमें मोस्टली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो लोग आलू लेके जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आलू लेके जाते हैं और आलू ही खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आलू में हर एक मिनरल्स, हर एक जो हमारे पोषक तत्व होते हैं सारे पाए जाते हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो आलू में नहीं पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है। तो आलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखना। पर ज़्यादा खाना भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाने लग जाओ आलू, क्योंकि इससे काफ़ी बॉडी पे काफ़ी हार्म भी हो जाता है कभी कभी। तो
मतलब एक लिमिट मात्रा में आलू खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं, देखो ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनमें रुक्षांश पाए जाते हैं। आगे रुक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है। देखो रुक्षांश जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए कोई ज़्यादा पोषक प्रदान नहीं करते, मतलब बॉडी के लिए कोई ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हमारी भोजन के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। तो आगे देखते हैं, और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। जो हमारे भोजन के लिए पोषक तत्व होते हैं, इनका क्या करते हैं, आयतन बढ़ा देते हैं। आगे देखो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। देखो रुक्षांश जो होते हैं हमारे कोई अनपच जो भोजन होता है, मतलब बिना पचा हुआ जो भोजन होता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं, बाकी ज़्यादा हमें पोषक प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के लिए जो जितने भी बाहर जो हमारे वेस्टेज हैं, वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए रुक्षांश आवश्यक होते हैं। चलो आगे देखते हैं यहाँ से। जल में देखो, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। देखो जल जो होता है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, ये सबको पता है। जल से हमारा भोजन पचता है, और जल जो होता है वो हमारे वेस्टेज को बाहर निकालने में आवश्यक होता है। तो हमारे मूत्र के रूप में और पसीने के रूप में बाहर निकाला जाता है जल का जो वेस्टेज होता है उसे। देखो सामान्यतः, यहाँ से देखो, सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। देखो सामान्यतः मोस्टली जो हमारे लिए जल की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, वो जो जल हमें प्राप्त होता है वो जो द्रव है ना, तरलीय जो पदार्थ होते हैं, बिल्कुल द्रव वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। मतलब लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड से हमें जल प्राप्त होता है। जैसे कि जल, एक तो जल से वाटर ही प्राप्त होता है, और दूध हुआ, चाय हुई, ये जितने भी तरल तरल जो पदार्थ हैं, मतलब द्रव जो है, उनसे हमें जल प्राप्त होता है। आगे देखो, इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी जल का प्रयोग किया जाता है। सही है, बिल्कुल सही है, जल तो बिल्कुल जरूरी है। हम कोई भी भोजन पकाते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, उसमें भी जल की आवश्यकता होती है, और जल भी हमारे वहीं से हमें क्या मिलता है, जल मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी जल का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। देखो टमाटर हुआ एक, तो टमाटर में सबको पता है जल पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जल किसमें पाया जाता है, मैंने बताया था 95%, लगभग 95 या 95 से ज़्यादा परसेंट पाया जाता है वाटर मिनरल में, यानी कि तरबूज में। तरबूज में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, ये ध्यान रखना। और आगे देखो, एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल लें, एक टमाटर या नींबू जैसा कोई फल लेते हैं, इसे एक छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो सीधी सी बात है, गीले होते हैं हाथ, सबको पता है। और जब गीले होते हैं तो इसमें वाटर पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं यहाँ से। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो आपको पता है कि सारी सब्जियां, जितनी भी फल हैं, सब कुछ, जितनी भी सारी चीज़ें, वेरियस टाइप के फल्स हुए, फ्रूट्स हुए, और जितने वेजिटेबल्स हैं, सब में जल पाया जाता है। क्योंकि सबको देखो, जितने भी प्लांट्स होते हैं हमें, उनको उगने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब प्लांट्स में जब जल जा रहा है, उनको आवश्यकता है, तो सीधी सी बात है उसकी कुछ मात्रा जो होगी ना जल की, वो भी जो वहां से फल मिल रहा है या सब्जी मिल रही है, वो उसमें वो मात्रा ऐड हो जाएगी, तो फल या सब्जी में भी जल पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। सीधी सी बात, हम देखते हैं कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। देखो जितने भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं ना, उनमें जल होता है, और कुछ सीमा तक, यानी कि कुछ एक लिमिटेशन तक, यानी कुछ सीमा तक हमारे शरीर में जितने भी जल की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति इन खाद्य पदार्थों से हो जाती है। और फिर एक्स्ट्रा हमें जल ऐड करने के लिए और भोजन को पचाने के लिए एक्स्ट्रा जल पीना पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। और ये भी सही है कि जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, तो हम उसमें जल ऐड करते हैं, तो वहाँ से भी हमारे शरीर को जल मिल जाता है। और जो बाकी बचता है वो हम जल ऊपर से ऐड करते हैं, यानी कि ऊपर से पीते हैं, तो वहाँ से हमें जल मिल जाता है जो हमारे भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। चलो
अब आगे हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ये संतुलित आहार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो संतुलित आहार जो हमारे डाइट जो होती है वो कौन सी डाइट हमें आवश्यक होती है वो सारा पढ़ेंगे। फिर अभावजन्य रोग पढ़ेंगे, कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सारणी दी हुई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है। यहाँ से विटामिन ए है, उससे होने वाले रोग के बारे में लिखा हुआ, लक्षण लिखे हुए हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारणी है। अगर कभी भी इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इस सारणी में से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो टेबल दी हुई है इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के मतलब 90% चांसेस हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। पूछ सकता है आपको विटामिन ए से होने वाले रोग का नाम बताओ, या ऐसे पूछ सकता है ये रोग का नाम दे देगा, फिर पूछेगा इस जो ये रोग है ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, इनकी कमी से होने वाले रोग। ये जो हमारे पोषक तत्व है उनसे उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछ सकता है। और ये जो रोग है ये किसकी कमी से होता है तो वो भी पूछ सकता है। और थोड़ा बहुत लक्षण के आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो आ सकते हैं। तो लक्षण भी पढ़ लेना, क्योंकि लक्षण भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन थोड़े कम चांसेस होते हैं लक्षण आने के। तो लक्षण के बारे में पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि इस रोग से इस ये ऐसे नाम दे देगा आपको कि ये रोग होने पर हमें हमारे शरीर में कौन सी प्रॉब्लम आती है, हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें किसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा पूछ सकता है वो चीज़ें। अब ऐसे पूछ सकता है बेरी बेरी रोग हमारे शरीर में क्या कमी लाता है, या हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है वगैरह वगैरह, या इसके क्या क्या लक्षण है वो भी पूछ सकता है। तो दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी, तो ये सब पूछ सकता है। बाकी ज़्यादा पूछेगा कि बेरी बेरी कौन किसकी कमी से रोग होता है, तो विटामिन 1 ये दिया हुआ है। स्कर्वी को किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और कैल्शियम अस्थियों तथा दंत से हो जाता है, यानी कि दांतों में कमी हो जाती है, दांत टूटने लग जाते हैं, उससे कैल्शियम की कमी से होता है। फिर आयोडीन के बारे में गेंगा या गायटर रोग हो जाता है। तो इस तरह से रोगों के नाम देगा देगा आपको, पूछ लेगा इसकी किसकी कमी से ये रोग होता है, या आपको जितने भी पोषक तत्व वो दे देगा और पूछेगा कि इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ। तो ऐसे पूछ सकता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से नाम है, 5-7 नाम है, तो याद कर लेना। आगे कल पढ़ेंगे और जो भी है सारी चीज़ें वो कल पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का सारांश भी आ जाएगा एक दो दिन में, तो दोनों का सारांश आज करवा देंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, फर्स्ट चैप्टर तो छोटा सा ही था, उसमें सारांश भी क्या है 4-5 लाइनें, 10-12 लाइनें होगी। तो 10-12 लाइन्स होगी तो ज़्यादा नहीं है। बाकी सेकंड जो चैप्टर है उसमें काफ़ी बड़ा है, उसमें नाम लिखवाऊंगा मैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों के क्या क्या नाम है, कौन कौन से। देखो पहले तो ये लिखाएंगे कि कौन कौन से जो हमारे खाद्य सा पदार्थ है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखाएंगे। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखाएंगे, प्रोटीन वगैरह के बारे में लिखाएंगे, फिर उनके टेस्ट भी पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा इसमें। और बाकी कौन कौन से किस की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके लक्षण वगैरह क्या है, तो वो तो टेबल है, टेबल बना लेना और याद कर लेना, तो ईजी है, तो कुछ नहीं है। चलो फिर कल मिलते हैं। और रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय।